नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं, नीति आयोग ने एक इंडेक्स प्रकाशित किया है जिसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहा जाता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अर्थात बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 का ये प्रकाशित किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में किस तरह से गरीबी से लोग उभरे हैं या गरीबी से बाहर आए हैं, उसके आंकड़े क्या हैं, राज्यों के आंकड़े क्या हैं, सबसे आगे कौन सा राज्य है। साथ ही साथ हम यह भी बात करेंगे कि गरीबी का कारण क्या है, कारण के साथ साथ उसके दुष्चक्र की बात करेंगे और इसके आयाम कौन से हैं, डायमेंशन की बात कर सकते हैं या इंडिकेटर्स की बात कर सकते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, ये सभी बातें इसी क्लास में हम देखेंगे। तो आज के सेशन में जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखें, ओवर 13 करोड़ की बात कही गई। इस कैप्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी नीति आयोग रिपोर्ट, जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है नीति आयोग के द्वारा, उसमें बताया गया है। इससे पहले की बात करें, जब योजना आयोग हुआ करता था तो योजना आयोग गरीबी से संबंधित बातें तो बताता ही था, गरीबी पर समय समय पर उसे ख़त्म करने के लिए या उसका मापन करने के लिए एक समिति बनाता था और समितियां बताती थीं कि कैसे हम गरीबी को कम कर सकते हैं, गरीबी को कैसे दूर कर सकते हैं, उस पर रिपोर्ट अपना देती थी। तो अब वही कुछ बातें यहाँ पर नीति आयोग के संदर्भ में आप देखते हैं। यहाँ पर बात कर लिया जाए चर्चा में क्यों है, तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यही 2023 प्रकाशित हुआ है। इसका नाम रखा गया है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी प्रगति समीक्षा 2023 रिपोर्ट, या इंडेक्स शब्द का प्रयोग किया गया है। आप दोनों बातें याद रखेंगे। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूचकांक में बताया गया है कि जो बहुआयामी गरीबी है, अभी बहुआयामी गरीबी पर हम बात करेंगे। यहाँ पर इस गरीबों की संख्या क्या थी, अर्थात पहले की बात किया जाए तो 2015-16 में कितनी थी, तो 24.85%। अभी 2019 से 21 में ये बताया गया है कि 14.96% ये कम होकर के रह गई है। साथ ही साथ ये बताया गया है कि जो कुल कमी आई है इसमें 9.89% की कमी आई है। आप अंक भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें अंक शब्द का प्रयोग किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर गरीबी की बात करें तो सबसे तेजी से कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम हुई है। जो पहले आंकड़ा था वो 32.59 था, अब ये कम होकर के 19.28% रह गया है। उसी तरह से शहरी क्षेत्र की बात किया जाए तो ये पहले था 8.65%, अब वो कम होकर के 5.27% रह गया है। इसके अलावा 2015-16 और 2019-21 के मध्य की बात किया जाए तो जो बात यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले पेपर की कटिंग में दिखाया गया, ये बताया गया है कि 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर आए हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि गरीबी कितने प्रकार की होती है और उन सब में अंतर क्या है। तो गरीबी के प्रकारों की बात किया जाए, हालांकि हम आगे चर्चा करेंगे। एक होती है जिसे सापेक्ष गरीबी कहते हैं, एक निरपेक्ष गरीबी और एक बहुआयामी गरीबी। सापेक्ष का मतलब ये है कि जैसे हम अनिल अंबानी से, मुकेश अंबानी से तुलना कर लिए और हमारे पास अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन अवेलेबल हैं, हम कह सकते हैं कि एक शानदार जीवन जी रहे हैं, फिर भी उनकी अपेक्षा हम गरीब हैं, तो यह सापेक्षिक गरीबी होगी क्योंकि एक व्यक्ति से हम तुलना कर रहे हैं। निरपेक्ष गरीबी की जब बात होगी तो निरपेक्ष गरीबी वह गरीबी है जैसे आप किसी व्यक्ति को रोड के किनारे या फुटपाथ पर सोते देखते हैं, उसके पास अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं है, अर्थात न तो उसके पास घर है सिर छुपाने के लिए, न ही अगले वक्त अर्थात सुबह का खाना मिल गया तो शाम को खाना मिलेगा या नहीं कोई गारंटी नहीं है, तो हम उसे निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। अब बात आती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जो ये इंडेक्स प्रकाशित हुई है। तो बहुआयामी गरीबी कुछ डायमेंशंस के आधार पर और कुछ संकेतकों के आधार पर देखा जाता है। मान लीजिए कि हमारे पास, ठीक है, हमने सापेक्षिक गरीबी देख ली कि हमारी तुलना में हमसे एक व्यक्ति BMW में चल रहा है और एक व्यक्ति मारुति 800, जो कि अब नहीं है, 800 का आप लेटेस्ट वर्जन कह सकते हैं, उसमें चल रहा है। तो दोनों में फ़र्क तो है, लेकिन क्या ये फ़र्क दिखाई दे रहा है, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा है, फिर भी उसके पास क्या शिक्षा है,
क्या वो अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर पा रहा है। अन्य सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि केवल इससे काम नहीं चलेगा, हमें इन मानदंडों के आधार पर देखना होगा। तो जो मानदंड की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं इंडेक्स की। आप यहाँ पर सूचकांक की बात कर लीजिए। सूचकांक, सूचकांक जिसे इंग्लिश में इंडेक्स कहते हैं। सूचकांक क्या बताता है? यह परिवर्तन को बताता है, परिवर्तन। अब बात ये होगी परिवर्तन कैसा, तो दो तरह के परिवर्तन बताता है, या तो पॉजिटिव परिवर्तन हुआ है या नेगेटिव परिवर्तन हुआ है। जैसे किसी वैश्विक सूचकांक की बात कर लीजिए, उसमें भारत की स्थिति पहले क्या थी और अभी क्या है। तो अगर पहले खराब थी, अभी उसमें सुधार हुआ है, तो यानी कि ये परिवर्तन सूचकांक बता रहा है कि पॉजिटिव परिवर्तन हुआ है। अगर ये पता चल रहा है कि ये निगेटिव हुआ है, अर्थात उसमें कमी आई है, तो हम बता रहे हैं कि सूचकांक में परिवर्तन बताया गया है कैसा, तो नकारात्मक परिवर्तन। तो सूचकांक का सीधा सीधा सा मतलब ये है। और जो बातें इसमें बताई गई हैं कि गरीबी, बहुआयामी गरीबी, अलग अलग मानदंडों के आधार पर देखते हैं कि गरीबी बढ़ी है या कम हुई है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं। तो अब उन सुविधाओं के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि आप देखेंगे ये जो इंडेक्स प्रकाशित की गई है, इंडेक्स में कौन कौन से मंत्रालय हैं, कहाँ कहाँ से आंकड़े लिए गए हैं। चूंकि जब इसके संकेतकों की बात करेंगे तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि इनको लेने का मतलब क्या था। यहाँ पर देखिए, ये कहा जा रहा है कोऑर्डिनेशन कहाँ पर रहा है, कमेटी की बात की जा रही है। तो नीति आयोग तो है ही जिसने इस रिपोर्ट को संकलित किया है, प्रकाशित किया है। उसके बाद अलग अलग मंत्रालय आपको देखेंगे, दिखाई देंगे। कुल यहाँ पर 12 डिपार्टमेंट और मंत्रालय हैं। इसका जो तकनीकी या टेक्निकल पार्टनर की बात किया जाए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे यूएनडीपी कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये दोनों मिलकर के एक साथ इसको तकनीकी सहायता दिए हैं, तब जाकर के रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। अब यहीं पर बात होती है, ये ठीक है रिपोर्ट तो प्रकाशित हो गई है, रिपोर्ट के अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसकी पद्धति कौन सी है, किस पद्धति के आधार पर इसकी गणना होती है। तो यहाँ पर अल्कीरे फॉस्टर पद्धति अपनाई जाती है। ये दो व्यक्ति हैं और इन व्यक्तियों के नाम पर ही रखा गया है। तो ये बताते क्या हैं? बताने का मतलब ये है कि ये अभावों को बताते हैं, समान लोगों में कौन कौन सी वस्तुओं का, किन किन सेवाओं की पहुंच का अभाव है। तो इसे ही कहा जाता है अल्कीरे फोस्टर पद्धति। अब यहाँ पर देख लें, ये यहाँ पर जो डायमेंशन है अब और इंडिकेटर्स हैं उनको देख लीजिए। हेल्थ को देखा जाता है कि एक व्यक्ति कितना स्वस्थ है, उसके पास एजुकेशन कैसा है, और उसी के साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अर्थात कितना गुणात्मक जीवन वो जी पा रहा है। तो उसके लिए क्या चाहिए? घर भी चाहिए। एजुकेशन कैसा होना चाहिए? क्वालिटेटिव एजुकेशन होना चाहिए। जब हेल्थ की बात होगी तो आपके पास क्या पोषण युक्त भोजन अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है तो उसका सेवन आप कर पा रहे हैं, इससे आप स्वस्थ हैं। उसके अलावा ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी कि जैसे न्यूट्रिशंस की बात की जाए, साथ ही साथ यहाँ पर चाइल्ड एंड ये मोर्टेलिटी रेट की बात की जा रही है। यहाँ मेंटल हेल्थ की बात किया जा रहा है, स्कूलिंग की बात की जा रही है कि स्कूलिंग कितने वर्ष किया गया, साथ ही साथ अटेंडेंस की बात की जाएगी, कुकिंग फ्यूल की बात की जाएगी कि आपके पास है या नहीं है, सैनिटेशन सफाई की बात की जाएगी, यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की बात की जाएगी, हाउसिंग की बात की जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी एसेट की बात होगी, और बैंक अकाउंट की बात होगी कि क्या आपका वित्तीय समावेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। और जब वित्तीय समावेशन की यहाँ पर बात आ रही है तो यहीं पर जो जनधन अकाउंट है वो भी शामिल हो जाएगा। और जब आवास की बात की जा रही है, लिविंग स्टैंडर्ड की बात की जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास घर है या नहीं है, आप फुटपाथ पर तो नहीं रह रहे। अगर रह रहे हैं तो फिर उसमें समस्याएं क्या हैं, और समस्याएं क्या हैं, तो इसी को लेकर के जो आवास योजनाएं हैं उन तक लोगों की पहुंच हुई है या नहीं हुई है, ये सब सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। तो ये यहाँ पर बात होगी सकारात्मक बदलाव का कारण क्या रहा है। तो उन सकारात्मक बदलावों में सबसे पहले स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, और इससे संबंधित कौन सी योजना है, आप लोगों को उज्ज्वला योजना को याद रखना है। तो अगर आपके पास स्वच्छ ईंधन उपलब्ध है, धुआं नहीं हो रहा है, अर्थात इंडोर पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, इंडोर पॉल्यूशन नहीं होगा तो महिलाएं स्वस्थ होंगी, महिलाएं स्वस्थ होंगी तो उनके जीवन में सुधार होगा, और सुधार होने का मतलब ये है कि धीरे धीरे आप गरीबी से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि जो स्वास्थ्य सेवाओं पर आप खर्च करते हैं वो खर्च आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ पर स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता हो पाई है।
पोषण अभियान के माध्यम से और साथ ही साथ एनीमिया मुक्त जो भारत जैसी योजनाएं हैं, इन योजनाओं के माध्यम से भी मान लीजिए कोई व्यक्ति कुपोषण का शिकार है, उसके बाद जो उसकी आवश्यकताएं हैं हम इन अभियानों के माध्यम से उसको दूर कर पा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से हमने ग्रामीण क्षेत्रों में, केवल शहरी क्षेत्रों में नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमने स्वच्छता सुनिश्चित की है। तो जो गंदगी की वजह से होने वाली बीमारी थी, वो उन बीमारियों में कमी आई है। स्वच्छ पेयजल की बात करें तो जल जीवन मिशन के माध्यम से घर घर नल के माध्यम से पानी पहुंचाने की बात थी, वो हमने सुनिश्चित किया। तो इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है और इसके बढ़ने की वजह से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो पा रहा है। जो बीमारियाँ दूषित जल की वजह से होती थीं, उसमें कमी आई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो हमने पहले ही बात कर ली, यहाँ पर सौभाग्यश्री, प्रधानमंत्री आवास योजना, लिविंग स्टैंडर्ड की बात होगी तो उसके क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सरकार गिना रही है। जब वित्तीय समावेशन की बात होगी अर्थात बैंक अकाउंट की बात होगी, जो संकेतक आपने लास्ट में देखा था एसेट के बाद बैंक अकाउंट, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि सरकार की है। समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से हमने देश में सभी लोगों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की है। अब सभी लोगों की बात कह रहा हूं तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कह रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि गरीबी का राष्ट्रीय स्वरूप क्या है। तो यहाँ पर मान लीजिए निम्न आर्थिक समृद्धि, अगर निम्न आर्थिक समृद्धि होगी, यहाँ पर ग्रोथ की बात की जा रही है, समृद्धि नहीं समृद्धि की बात की जा रही है। अगर ग्रोथ कम होगा, विकास दर हमारी कम होगी, तो इसका मतलब ये है पर कैपिटा इनकम हमारा कम होगा। और जब ये होगा, आर्थिक समृद्धि नहीं होगी तो बेरोजगारी की समस्या देखने को मिलेगी। और जब बेरोजगारी की समस्या होगी तो निम्न प्रति व्यक्ति आय, जो मैंने यहीं पर बता दिया, ये यहाँ पर देखें, निम्न प्रति व्यक्ति आय होगा। और जब निम्न प्रति व्यक्ति आय होगा तो आप न तो शिक्षा पर खर्च कर पाएंगे और ना ही स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च कर पाएंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत जुकाम, बुखार या कुछ ऐसी समस्या हुई जो अपने इनिशियल स्टेज पे है, तो आपके पास अगर पैसा रहेगा तो आप इनिशियल स्टेज पर ही उसका इलाज कर पाएंगे, और इलाज कर पाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। अगर नहीं करा पाए तो फिर उसके बाद तो फिर आप जानते हैं अंतिम वाली यात्रा शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर देखें, जब ऐसी स्थिति होगी अर्थात आपको एजुकेशन नहीं मिला, नहीं मिलने की वजह से आपकी उत्पादकता कम हो जाएगी क्योंकि आपने बाजार के अनुकूल शिक्षा नहीं लिया है। बाजार में जो आपको शिक्षा मिली है, जैसे आपने बीए कर लिया, अब बीए कर लिया लेकिन बाजार में इसकी मांग तो नहीं है, बाजार में तो बीटेक की मांग है, तो यहाँ पर निम्न आपकी उत्पादकता हो जाएगी, आप तकनीकी को एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ जब ये स्थिति होगी तो इन सभी से जो निम्न बचत है और निवेश, ये पुनः इसको प्रभावित करेगा। तो ये राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है। राष्ट्रीय स्तर के अलावा अब बात ये होती है गरीबी का दुष्चक्र, जो व्यक्तिगत कारण है उसकी बात की जाए तो व्यक्तिगत कारण क्या है? पारिवारिक गरीबी। जैसे मेरे पिताजी गरीब थे, ठीक है। अब पिताजी के गरीब होने की वजह से उन्होंने मुझे क्या किया कि पालन पोषण के लिए, अब देखा कि बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, हम एजुकेशन दे करके ही क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो कि ये जो समस्या देखने को मिल रही है, हम स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण में कमी, कौशल विकास का निम्न स्तर। अब क्या होगा कि वो कहेंगे कि चलो एक काम करो, मेरे साथ मजदूरी करो। मजदूरी में हम भी लग जाएंगे। मजदूरी में लग जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, शिक्षा भी प्रभावित होगी, और बचपन में ही हम मेहनत वाला काम करना शुरू कर दें तो इसका मतलब यह है कि हम स्वस्थ भी नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा पोषण प्रभावित होगा, और इसकी वजह से चूंकि हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो हमें एजुकेशन नहीं मिला, और सही एजुकेशन नहीं मिला तो इसका मतलब हमारा कौशल प्रभावित हुआ, और कौशल प्रभावित होने की वजह से क्या हम बाजार में जाकर के मांग कर सकते हैं कि हमें आवश्यकता के अनुसार जॉब मिलना चाहिए, अर्थात हम जाकर के कहें कि मैं इंजीनियर का काम करूंगा, तो क्या मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर रोजगार तक पहुँच का अभाव होगा, और इसकी वजह से जो निर्धनता जाल है वो प्रभावी हो जाएगा। यहाँ पर जाल है, प्रभावी होगा, और ये तोड़ने में जो अगली पीढ़ी है, जैसे मेरे पिताजी और मैं, तो अब मैं जो पीढ़ी हूँ वो इस जाल को तोड़ने में विफल हो जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर
और यहाँ पर जो स्थिति देखने को मिली, इसकी वजह से यहाँ तक मेरी पहुँच कम हो गई और यहीं हमारा पीसीआई कम हो गया और इस पीसीआई के कम होने की वजह से दोबारा बाज़ार में जाकर के बाज़ार के अनुकूल मैं रोज़गार की मांग नहीं कर पाऊँगा। अर्थात ये जो जाल है ये बना रहेगा और इस जाल के बने रहने का मतलब ये है कि जो पिताजी गरीब थे, जो गरीबी के दुष्चक्र में वो जी रहे थे, उस गरीबी के दुष्चक्र का ट्रांसफ़र मेरी पीढ़ी पे हो गया, अर्थात मुझ पे हो गया। तो ये गरीबी का दुष्चक्र है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह स्थानांतरित हो जाती है। अब सवाल ये है कि इसका समाधान क्या हो सकता है? तो समाधान यही हो सकता है जो मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें जो सरकार योजनाएं चला रही हैं उन सभी योजनाओं की पहुंच अधिक से अधिक लोगों तक हो, उसमें लीकेज कम हो और लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करके, कौशल विकास करके, बाज़ार के अनुकूल शिक्षा दे करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।